यस, सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स वी हैव सीन, जिसमें हमने CO बॉन्ड और OH बॉन्ड दोनों टूटने की बात की। ओके, पहले OH बॉन्ड टूटेगा तब और CO बॉन्ड टूटेगा तब, कैसे क्या हो रहा है वो सब हमने देखा। ओके, नाउ फिनॉल की रिएक्शन देखते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन में पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो पहला यही आया है ना हम। ओके, सो पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अभी इलेक्ट्रोफिलिक है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन जाने वाला। जैसे हमने बोला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 डिस्कस किया था ना, हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स में। सो न्यूक्लियोफिलिक मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। सो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में कौन अट्रैक्ट होगा? जो नेगेटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में कौन अट्रैक्ट होगा? जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मीनिंग समझ में आ गया। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो फिनॉल में जो हमारी वो बेंजीन रिंग है वहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ओके, तो वो रिएक्शन हम देख रहे हैं। इन फिनॉल्स द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Okay, so the OH group attached to the benzene ring activates it towards electrophilic substitution। तो OH ग्रुप जो है वही से, मतलब वो OH ग्रुप है तो एक्टिवेट हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो वहां पर मूव करते रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है फिनॉल पर। ओके, तो आने का चांसेस किसका ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज का। डन। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में आने का रिएक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, सो आल्सो इट डायरेक्ट्स, ये क्या हुआ? So also it directs the incoming group to ortho and para positions in the ring as these positions become electron rich due to the resonance effect caused by the OH group। तो OH ग्रुप है वो रेजोनेंस इफेक्ट कॉज करेगा। कैसे रेजोनेंस इफेक्ट? उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा। कल हमने नहीं देखा था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो पहले यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो घूमेगा। ओके, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि देखो हमने नेगेटिव चार्ज कल डिस्कस किया था, तो पहले यहाँ आ रहा था नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ आ रहा था और फिर यहाँ आ रहा था। तो वो तीन पोजीशन कौन सी है? ये दोनों क्या है? ऑर्थो। ओके, ये मेटा और ये पैरा। तो ये दोनों मेटा है, नीचे पैरा है, ऊपर पैरा है, और ये दोनों ऑर्थो है। सो ऑर्थो पे जाएंगे और पैरा पे जाएंगे, क्योंकि वहीं पे जा रहा है ना। मेटा पे तो हमारा नेगेटिव चार्ज जा ही नहीं रहा था। जैसे हमने कल बहुत सारी ऐसे देखा था ना, कहाँ गया वो? ये रहा, देखो। ओके, तो यहाँ हमने देखा था स्टार्टिंग के केस में ही, ये देखो, तो ये नेगेटिवली चार्ज हमने बोला ना, ये कहाँ पे गया? ऑर्थो पे। फिर वहां पे कहाँ पे जाएगा? पैरा पे। फिर वहां कहाँ गया? ऑर्थो पे। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, वही मूव कर रहे हैं। ओके, सो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अटैक कहाँ करेगा? ऑर्थो और पैरा पर ही करेगा। ऑब्वियस है। ओके, तो वहां पर वैसे ही सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगा। Yes. Okay. So the resonance structures are shown under the acidity of the phenols। तो वो resonance structure जो फिनॉल की एसिडिटी है वहां पर शो किया गया है। ओके, वो अभी हमने जो देखा था वही तो था, एसिडिटी ऑफ द फिनॉल। कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फिनॉल्स आर एज फॉलोज। तो जो कॉमन हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो हमें दिखाई गई है। तो पहला है नाइट्रेशन। तो देखो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें रिएक्शन लेनी है। सल्फोनेशन हो तो H2SO4 ले लो, नाइट्रेशन हो तो HNO3 ले लो, लाइक दैट। ओके, सो नाइट्रेशन विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर एज लो एज 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। सो इतने टेम्परेचर पर डाइल्यूट
स्ट्रॉन्ग भी नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा तो नहीं बनेगा। ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फिनॉल यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। ओके, सो ये हमारा फिनॉल है, डाइल्यूट HNO3 ले लिया है, तो डाइल्यूट HNO3 में हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं, ये रिएक्शन करवा के नाइट्रो यहाँ भी आ जाएगा और नाइट्रो यहाँ भी आ जाएगा। HNO3 में NO2 प्लस में होता है और H माइनस में, डाइल्यूट में पर्टिकुलरली इन दिस केस। ओके, सो NO2 क्या है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव के पास। डन। ओके, जैसे कि हम ऐसे मेटल हाइड्राइड लेते थे तो हम ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन में 11th में देखते थे कि जनरली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, लेकिन मेटल हाइड्राइड के साथ क्या हो जाती है -1। जैसे कि NaH है तो Na का तो हम -1 लिख नहीं सकते, इसीलिए H का -1 और Na का +1, लाइक दैट। तो H तो दोनों तरीके से शो करता है, मतलब दोनों रिएक्शन उसकी पॉसिबल है। पॉजिटिव उसका H का हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर H नेगेटिव है, NO2 पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में जाएगा। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगी, ऑर्थो और पैरा पे, तो यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिला और यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल मिला, ये दोनों मिल गए। तो इनको अलग करना एक्चुअली इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि इनमें और इनमें जो बॉन्ड बनता है वो डिफरेंटली बॉन्ड बनता है, डिफरेंटली बॉन्ड बनता है, अभी दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो उससे होता क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया तो अगर ये दोनों तुम्हें एक कंटेनर में मिले और तुम गर्म कर रहे हो तो बॉइल कौन हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये रह जाएगा, अलग हो गए, उसको कंडेंस कर लो और ये जो बाकी बचा वो भी अलग हो गया। ओके, तो वैसे उनको अलग भी किया जाता है। The ortho and para isomers can be separated by steam distillation। कैसे, स्टीम, गर्म स्टीम डिस्टिलेशन मतलब वही बॉइलिंग करना है। ओके, सो स्टीम डिस्टिलेशन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में याद रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामोलिक्यूलर। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सा है, इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा एंड इंटर दो वर्ड है। ओके, इंट्रामोलिक्यूलर मतलब क्या, खुद का खुद के साथ ही बॉन्ड बनाना। जैसे कि मैं ऐसे करके अपना ही कान पकड़ रहा हूं ऐसे, तो ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन वाला, मतलब मैंने बॉन्डिंग किया किसके साथ, ऐसे मेरे ही ईयर को मैंने, मेरे ही कान को पकड़ लिया। ओके, तो ये मैंने क्या किया है, इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग है ये। ओके, लेकिन मैं आके तुम्हारा कान पकड़ू तो अब हमने इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग किया। अब अगर हमें बॉइलिंग करना होगा, अगर कोई गर्म करे और मैंने तुम्हारा कान पकड़ा हुआ है, जैसे तुम मेरे साइड में खड़े हुए हो, मैंने तुम्हारा कान पकड़ा हुआ है। ओके, अब बॉइल कर रहे हैं तो जिस तुम्हारा और मेरे में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, सपोज तुम इधर खड़े हो, मैंने कान पकड़ा हुआ है, मेरा बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया, मैं तो बॉइलिंग जाना चाह रहा हूँ लेकिन तुम्हारा बॉइलिंग नहीं है ना, बॉइलिंग अभी रीच नहीं हुआ, इसलिए तुम मुझे पकड़े रहोगे। ओके, तो बॉइलिंग होना होगा तो होना क्या पड़ेगा, ये जो बॉन्ड है मैंने जो तुम्हारा कान पकड़ा है उसको टूटना पड़ेगा। ओके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि तुम मुझे बॉइल होने नहीं दे रहे हो, खींच रहे हो। ओके, किसमें, पैरा में। लेकिन ऑर्थो में क्या होता है, ऑर्थो में मैंने अपना ही कान ऐसे ही पकड़ा, मैंने तुम्हारा कान नहीं पकड़ा। अब मुझे गर्म कर रहा है तो भाई मैं तो अगर ऐसे खड़ा हूं या ऐसे खड़ा हूं, गर्म करेंगे, टेम्परेचर रीच हो गया तो बॉइल हो जाऊंगा। अंडरस्टूड। तो ऑर्थो जो है वो बॉइल हो जाता है जल्दी, लेकिन पैरा जल्दी बॉइल नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है। अगर फिगर से बताओ तो से यहां पर क्या होता है, देखो ये थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा मुझे फिगर के लिए। हाँ, ओके, तो से ये मेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, तो होगा क्या, ये नाइट्रोफिनॉल है मतलब ये एक O और ये डबल बॉन्ड O, सॉरी, हाँ सही है। ओके, क्या किया मैंने, दो ऑक्सीजन थे, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन में है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ, ये ऑर्थो का है। अब इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्डिंग कर देगा, OH बॉन्ड, तो ये हो गया इंट्रामोलिक्यूलर। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो दूसरा ऐसा है ही, दूसरा ही है। ओके, तो ये OH है। ओके, और यहाँ पर दूसरा सपोज नाइट्रो हो, यहाँ पर से तो ये OH है और यहाँ पर है मेरा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यही ड्रॉ किया है मैंने। पैरा नाइट्रोफिनॉल ही है दूसरा मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब क्या होगा,
कि ये उल्टा ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर सपोज सिंगल बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर, तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, उनके बीच में बॉन्डिंग हो गया। तो ये तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये तोड़ना इजी है, अपना अपना ही है। ओके, और तोड़े ना तो भी पूरा का पूरा ही बॉयल हो जाएगा। तोड़े बॉन्ड टूटेगा नहीं इनके बीच का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉयल तो हो ही जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इंट्रामोलिकुलर है और वो इंटरमोलिकुलर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिल पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वॉलेटाइल ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच कॉजेस द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल है। ओके, तो हमारा अलग हो गया, जो दो बना था वो क्या किया हमने, पहली रिएक्शन में नाइट्रेशन करने वाला है, नाइट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3 ले लेंगे। डाइल्यूट HNO3 लिया तो H माइनस है, NO2 प्लस है। ओके, तो NO2 प्लस है, अब वो NO2 प्लस कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है फिनॉल का, उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। दैट्स व्हाई वो रेजोनेंस कहाँ होता है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो, वैसे मूव करता रहता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास ही जाएगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग में जा रहा है इसलिए एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दैट्स इट। तो हो रहा है तो बस वही 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस डाइल्यूट HNO3 ले लिया, फिनॉल ले लिया, तो होगा क्या, वो NO2 चला जाएगा डायरेक्टली ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे चला गया। इनको स्टीम डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है, इजीली अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होता है एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होता है। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इज मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक compared to the intramolecular bonding. Therefore intermolecular bonding का boiling point मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल का boiling point ज्यादा है, तो ज्यादा है तो टाइम लगेगा बॉयल होने में, ये पहले बॉयल हो जाएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पहले बॉयल हो गया, फिर उसको अलग से कंडेंस कर दो और ये बाकी बचा वो अलग ले लो, डन। तो अलग भी हो गया, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार दिखाया गया है ये, मैं तो ड्रॉ किया वापस दिखाया ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, ये देखो अपने ही साथ बन गया, और ये दो। ओके कोई बात नहीं आगे याद रखूंगा कि बुक में आई। अच्छा देखो समझ में आ गया, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल डन। ओके चलो नेक्स्ट विद दी, अब देखो ये हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड ले ले तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। किसमें कन्वर्ट होगा, 2,4,6 मतलब ऑर्थो वाला 2 और 6 होता है और पैरा वाला 4 होता है, सो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ओके, और जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, याद रखना 2,4,6 ट्राई नाइट। देखो जनरली जैसे ये कॉमन नेम्स हो ना, उसके नाम याद रखना IUPAC नेमिंग, क्योंकि वो एक मार्क में ऐसा पूछ लेते हैं। ओके, तो बोलेंगे कि पिक्रिक, अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली थियरी नहीं पूछेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल नहीं पूछेंगे, ऐसा बोलेंगे कि राइट डाउन, एक मार्क में राइट डाउन दी प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। हम सोचेंगे ये कहाँ था भाई पिक्रिक एसिड, पहले तो कौन से चैप्टर में था, फिर कौन सी थियरी में था। ओके, तो याद आना चाहिए, अंडरस्टूड। कल जैसे वो PCC लिया था, वो ऐसे बनाना नहीं था वो हमें, लेकिन किससे बनता है वो भी हमने एक सेंटेंस में उन्होंने बोला था तो हमने बोल दिया। ओके, फिर वैसे दूसरा वो ल्यूकास टेस्ट। ओके, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है वो भी हम, वो सब एक एक मार्क में पूछ लेते हैं। दैट्स व्हाई लाइन टू लाइन रीडिंग भले ही तुम फिजिक्स में शायद ना भी करो, केमिस्ट्री में इट्स मस्ट, केमिस्ट्री में मस्ट है, यहाँ से एक एक मार्क की क्वेश्चन बहुत उठाए। ओके, तो अच्छे से एनसीईआरटी रीड करना। कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। एक्चुअली आज की डेट में ऐसा पिक्रिक एसिड ऐसे बनता नहीं है आज की डेट में, लेकिन पहले ऐसा बनता था, हमें बताया गया है तो हम याद रख लेंगे। ओके, ये लिखा हुआ है, नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय अ ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अभी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बना तो H2SO4 मतलब SO3H। ओके, तो ऑर्थो और पैरा पे SO3H लग जाएगा। ओके, और फिर उसकी फिर से नाइट्रेशन मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब जाके 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा।
So sulfuric acid which convert it into the 2,4-disulfonic acid and then with the concentrated nitric acid to get 2,4,6-trinitrophenol. मतलब ये तो तुम्हें अब आज की डेट में भी मिल रहा है, लेकिन आज की डेट में हम ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे. क्यों? ए भाई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड ऑल महंगा भी होता है सब कुछ. ओके, सो करते क्या है, पहले H2SO4 ले लेते हैं. H2SO4 से हम 2,4 सल्फोनिक डाइसल्फोनिक एसिड बनाते हैं. मतलब 2 और 4 पे क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा. तो डाइसल्फोनिक एसिड बन गया, डाइसल्फोनिक एसिड मतलब बन गया वो डाइसल्फोनिक फिनॉल. ओके, वो बन गया. उसके बाद उसकी वापस HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वापस यही मिल जाएगा हमें पिक्रिक एसिड. ओके, कैन यू राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड? ऑब्वियसली क्या है उसमें, यहाँ पे लिख दो H2SO4 और यहाँ पर SO3H, यहाँ पर SO3H, दैट्स इट. अब उसकी रिएक्शन वापस तुम करोगे HNO3 के साथ. अब उस टाइम पर जब तुम करोगे तो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसका सल्फोनेशन कर दिया है. मतलब वो जगह पे ऑलरेडी कोई है, बस तुम्हें अभी उसको डिस्प्लेस करना है. पहले वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना था, अभी तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसको डिस्प्लेस करना है. ओके, सो अब उसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवा देंगे और तो फिर डायरेक्टली हमें वापस यही चीज मिल जाए. तो लिख सकते हैं, उसमें क्या है बड़ी बात. ओके, सो वही चीज है. पहला मेथड नाइट्रेशन समझ में आ गया फिनॉल का. पहली केमिकल रिएक्शन समझी हमने, नाइट्रेशन. डन. नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजिनेशन. अगेन कल ही हमने वर्ड यूज किया था, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन. मतलब हाइड्रेशन मतलब H2 ऐड करना, डिहाइड्रेशन मतलब H2 रिमूव करना, हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करना, एंड डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव करना. ओके, सो हमारा है हेलोजिनेशन. अभी तो हाइड्रेशन नहीं आया है और हाइड्रोजिनेशन नहीं आया है, अभी क्या आया है, हेलोजिनेशन. क्या आया है, हेलोजिनेशन. मतलब क्या, हेलोजिनेट करो यार, और क्या, हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हेलोजिनेशन में हेलोजन ऐड करेंगे, और क्या. On treating phenol with the bromine, different reaction products are formed under different experimental condition. अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं. पहला केस, when the reaction is carried out in a solvents of low polarity such as CHCl3 or carbon disulfide CH2, okay, and low temperature and monobromophenol are formed. Okay, तो फिनॉल है, Br2 ले लिया हमने, कार्बन डाइसल्फाइड, और देखो 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने किया. तो हमें ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और से पैरा ब्रोमोफिनॉल वैसा भी बोल सकते हो, और डायरेक्टली मोनोब्रोमोफिनॉल्स मिलता है. ओके, वो मिल गया. ये जो ऑर्थो वाला कंपोनेंट है वो माइनर मिलता है और मेजर मिलता है हमें पैरा वाला कंपोनेंट. डन. ओके, the usual halogenation of the benzene takes place in the presence of the Lewis acid such as FeBr3, okay, which polarizes the halogen molecule. तो halogen molecule को polarize कर देगा. H+, जैसे HCl है तो H+Cl- like that. वो चार्जेस आ गए मतलब पोलराइज हो गए. ओके, वही चीज बोल रहे हैं. In case of phenol, the polarization of bromine molecule takes place even in the absence of Lewis acid. It is due to the highly activating effect of the OH group attached to the benzene ring. मतलब वो ऐसे भी एक्टिव हो जाएगा. जनरली एक्टिव ना हो तो क्या होता है कि एसिड यूज करना पड़ेगा, तो एसिड के प्रेजेंस की वजह से वो पोलराइज हो जाता है, मतलब प्लस चार्ज कैटायन एनायन बन जाता है. लेकिन यहाँ पर एसिड हम यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि वही जो इसके पहले वाले नाइट्रेशन में भी हमने देखा कि ये जो OH है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली ऑर्थो पैरा ऑर्थो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे मूव होते रहते हैं. ओके, दैट्स व्हाई पोलराइज होते ही है. हमें एसिड यूज ना करेंगे तो भी चलेगा. ओके, वही चीज बताई गई है. हाँ, सो सिंपली हमने क्या देखा कि ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, तो ब्रोमीन किस में लिया हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड में लिया हुआ है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल पैरा ब्रोमोफिनॉल मिल गया. ओके, नेक्स्ट, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. तो अभी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल रहा था, तो ब्रोमीन होगा तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलेगा. सिंपली 3Br2, देखो 3Br2 मतलब ब्रोमीन टोटल है कितने, 6 है तो 3 लग गए,
3 लग गए और 3 बाकी है ना, तो 3 बाकी है तो HBr 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 3 HBr निकल गए। ओके, तो ये रहे 3 HBr निकल गए और 3 Br है तो हो गए ना 6। ओके, सो और ये H कहां से आया, पानी में से। ओके, वाटर बोला है ना, सो दैट्स इट, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो डन। ओके, तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी, कौन सी, इलेक्ट्रो, पहली में भी 2। हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं फिनॉल की, केमिकल रिएक्शन फिनॉल की देख रहे हैं। उसमें हमने पहला देखा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी 2 देखी, कौन कौन सी, नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन। पक्का? ओके, नेक्स्ट उसी में देखते हैं कोल्बेज रिएक्शन, वेरी फेमस। ओके, ये पूछा जाता है कोल्बेज रिएक्शन। सो फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन द फिनॉल। ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी, और एसिडिटी भी ज्यादा होती है, ये हमने देख लिया है। सो जो फिनॉल है, फिनॉक्साइड आयन है, वो फिनॉल की कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है एंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, so hence it undergoes electrophilic substitution with the carbon dioxide and a weak electrophile। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वीक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया तो भी हो जाएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन प्रोडक्ट। ओके, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, देखो क्या बोला है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी मतलब OH, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी मतलब OH और बेंजोइक एसिड मतलब COOH। याद है, वो COOH और OH तो कल ही देखा था हमने, सैलिसिलिक एसिड, याद है ना, तो वही है, लेकिन उसका IUPAC नेमिंग। ओके, सो देखो फिनॉल है, NaOH है, तो क्या हुआ, पहले तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिला, उन्होंने तो डायरेक्टली सोडियम फिनॉक्साइड से ही बोला है। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे आएगा, फिनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, H निकल गया, Na आ गया। ओके, तो H मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2 निकल रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ये OH और H निकल गया तो H2 निकल गया, ONA मिल गया। ओके, डन, तो डिहाइड्रेशन हो गया। अब CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे उसकी, तो और H+ भी है, सो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली O और एक H यहाँ आ गया और CO है और दूसरा OH यहाँ पे आ गया। डन। ओके, CO2 है ना हमारे पास, तो OH यहाँ पर आ गया, तो ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये भी पूछते हैं कि भाई ये जो तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड मिला, सैलिसिलिक एसिड जनरली पूछते हैं, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए ऐसा भी पूछ ले, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा। ओके, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, फिनॉल में से ऐसे बनेगा, और क्या। डन, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड रिएक्शन क्या देखी हमने, कोल्बेज रिएक्शन, तो सिंपली थी। कोल्बेज रिएक्शन क्या है, कोल्बेज रिएक्शन में हमें सबसे पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड लेना पड़ेगा। अच्छा, सोडियम फिनॉक्साइड कैसे लाएंगे, तो फिनॉल है उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो NaOH का OH और फिनॉल का H दोनों निकल गए, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो गया तो बचा क्या, ऊपर तो वही बचा है और NaOH का Na बचा है, तो Na वहां O के साथ जुड़ गया, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, उसकी रिएक्शन हमने करवाई CO2 एंड H+। ओके, वो रिएक्शन करवाई तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, मतलब फिनॉल है और एक COOH है, लेकिन COOH ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन दी और से पावरफुल देन दी OH। ओके, ये तो हमने IUPAC नेमिंग में देख लिया था, इसलिए नेमिंग बेंजोइक एसिड बोलना पड़ेगा, अब हम उसको फिनॉल नहीं बोल सकते। ओके, क्योंकि वो ग्रुप ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्टेबल है, सो इसीलिए बोला है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि पहला नंबर ही किसको देना पड़ेगा, COOH को पहला नंबर देना पड़ेगा IUPAC नेमिंग में, उसी को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सिंपल था कोल्बेज रिएक्शन, देखो कितना सिंपल है, फिर भी पता नहीं स्टूडेंट क्या सोचते हैं या फिर रिविजन कम करते हैं, कोल्बेज रिएक्शन और फिर भूल जाते हैं, अरे इसमें भूलने जैसा है क्या। ओके, ज्यादा अगर कंटिन्यूअसली तुम रिवाइज करोगे, देखो पर्टिकुलरली ये सारे जो चैप्टर्स है पूरा, तुम इससे पहले हेलो एल्केन से स्टार्ट करो, ये वाला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर देखो, तो लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है। लेंदी हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें सिर्फ और कितनी सिंपल चीज है, याद रखने के पॉइंट बहुत कम है,
टेम्परेचर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कोई कैटालिस्ट है वो याद रखना पड़ेगा, प्रेशर याद रखना पड़ेगा। नाइट्रेशन में तो तुम HNO3 लो, नाइट्रेशन हो जाएगा। ओके, सल्फोनेशन में H2SO4 लो, हो जाएगा। हेलोजिनेशन में HBr ले लो, HCl ले लो, हो जाएगा। ओके, तो वो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। अभी यहाँ पे HBr का एग्जांपल दिया हुआ है और तुमने HCl ले लिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो रिवाइज ज्यादा टाइम करो। ओके, टफ कुछ नहीं है, रिवाइज ज्यादा टाइम करो। और जितनी बार रिवाइज करो, जैसे कि आज तुमने पूरा ये चैप्टर में जितनी भी रिएक्शन है उसका रिवीजन किया, सिर्फ रिएक्शन का, रट्टा नहीं मारना है, कुछ लिखना नहीं है, क्या लिखना है वो भी नहीं बोलना है, तुम्हें सिर्फ केमिकल रिएक्शन का रिवीजन करना है। तो वैसे पहले पढ़ लिया और फिर लिखने बैठे, भले ही 1 घंटा लगे, लिखने बैठे कोल्ड बेस रिएक्शन क्या था इसका, ये ओके लिख दिया, जैसा आया वैसा, आधा आया तो आधा लिख दिया, फिर आगे का नहीं लिखा। तो एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा ये आधे तक हुआ, अब आधे तक तुम वापस बुक में से पढ़ोगे। ओके, तो वो पढ़ोगे, वो याद रह जाएगा। आधा नहीं हुआ था फिर पढ़ा, अब याद रह गया, अब पक्का हो गया, लाइक दैट। ओके, तो वो सारी रिएक्शंस लिखो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। पहले सारी कर लो कि भाई कोलबेज रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन क्या है, हेलोजिनेशन क्या है। ओके, आगे बहुत सारी आएगी, तो वो सारी रिएक्शन, जैसे हमने अल्कोहल की भी देखी। ओके, वो सारी रिएक्शन देखो, OH बॉन्ड टूटता है, क्या क्या हुआ उसमें, CO बॉन्ड टूटा, क्या क्या हुआ, किसमें CO बॉन्ड नहीं टूटेगा। मतलब वहां पर तो हमने अल्कोहल में देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो कौन सा जल्दी टूट जाएगा, कौन सा जल्दी नहीं टूटेगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ये वो सब थियरी में आएगा, MCQ। लेकिन एटलीस्ट तुम्हें रिएक्शन तो पता चल गई, तुम्हें रिएक्शन तो पता चल गई कि भाई सपोज एस्टरिफिकेशन है तो अल्कोहल ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो तुम्हारा एस्टर और पानी मिल जाएगा। ओके, वो तो याद रह गया, वो तो लिख दिया तुमने। रिएक्शन, रिएक्शन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखना तो क्या है, जो रिएक्शन कर रहे हो वही लिखना है। तो जब भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन होंगे ना, तो इवेल्युएटर विल डायरेक्टली चेक रिएक्शन, पढ़ेंगे भी नहीं अंदर तुमने क्या लिखा है। तुमने लिखा हुआ होगा कि इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर है, यहां पर लिखा हुआ होगा, तभी उसको लगेगा कि हाँ उसको पता है। थियरी में अंदर लिखा हुआ होगा कि भाई 298 केल्विन पे करना है, लेकिन यहां तुमने 298 नहीं लिखा, मार्क्स जाने के चांसेस है। यहां पे शो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन में। ओके, राइटअप ये नीट एंड क्लीन लिखो, और राइटअप तुम्हारा 5 लाइन की जगह 3 लाइन में भी होगा ना, तो भी फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ध्यान दो, वो याद रख लो, वो समझ लो, फिर याद रख लो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, इजीली मार्क्स आएंगे। वो सब चीजें, ये सब चीजें तुम बना भी सकते हो यार, बना के लिख दो ना जो कर रहे हैं वो। डन। ओके, चलो, तो ये थी हमारी कोल्बेज रिएक्शन। देन थर्ड रिएक्शन देखते हैं, राइमर-टाइमन रिएक्शन। ओके, सो राइमर-टाइमन रिएक्शन on treating phenol with the chloroform in the presence of sodium hydroxide। तो क्लोरोफॉर्म लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अच्छा, a CHO group मतलब aldehyde, okay, a CHO group is introduced at ortho position of benzene ring। This reaction is known as Reimer-Tiemann reaction। तो देखो क्या हो रहा है, हमें ये तो पता चल गया राइमर-टाइमन में होता क्या है। क्या होता है, हमें क्लोरोफॉर्म लेना है और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और फिनॉल लेना है। ओके, सो वो ले लिया, उससे हमें डायरेक्टली क्या बनेगा, CHO ग्रुप आएगा, उतना हमें पता चल गया। अब देखते हैं, देखो, द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू प्रोड्यूस द सैलिसाल्डिहाइड। ओके, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, ये हमारा फिनॉल, ये हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके पहले भी हमने वही लिया था CHCl3, ओके, एंड NaOH, इसके पहले भी यही लिया था ना CHCl3 NaOH, यहाँ पर भी वही है। ओके, सो ये प्रोसेस हमने कर ली। अब क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो Na है वो यहाँ आ जाएगा, H+ निकला हुआ है, वो H+ निकला हुआ है और ये OH निकला हुआ है, तो मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, और ये CHCl3 में से CHCl2 यहाँ पर आ गया। तो ये है हमारा इंटरमीडिएट। ओके, अब ये जो इंटरमीडिएट है इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, NaOH के साथ, ये Na तो वहां था वही है, लेकिन OH के साथ रिएक्शन करवाई ना, तो ये OH यहाँ पर चला जाएगा। ओके, वो OH यहाँ पर चला गया और यहाँ पे हमें अल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। अल्डिहाइड ग्रुप मिल गया, अगेन H+ आया, अगेन H+ के साथ रिएक्शन हमने करवाई। ये H+ कहां से आया, तो तुम बोल सकते हो कि एसिड डाल दो, कोई HCl डाल दिया, तो Na और Cl अलग हो गए और H+ जो था वो यहाँ चला गया, तो OH और CHO आ गया।
ओके, तो OH एंड COOH, तो वो था सैलिसिलिक एसिड। ओके, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, IUPAC नाम, सैलिसिलिक एसिड, OH और COOH। और अब क्या बना है, OH और CHO, अल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम है सैलिसाल्डिहाइड। डन। ओके, तो सैलिसाल्डिहाइड मिल गया। ये भी पूछ सकते हैं, अलग अलग वे में पूछ सकते हैं। राइट डाउन दी, एक मार्क में पूछेंगे सिर्फ कि भाई राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाल्डिहाइड। ओके, अदर वे में राइट डाउन द राइमर-टाइमन रिएक्शन। ओके, और राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन विच सैलिसाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। ऐसे कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, और घुमाया, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन विच क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। ओके, तो एक होगी तो एक लिखनी है, 2-3 होगी तो 2-3 लिख दो। बट ऐसे घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ रहा है, आंसर वही होगा। अगर सपोज ऐसे ही क्लोरोफॉर्म और NaOH की 2 रिएक्शन गिवन है, लेकिन तुमने 2 में से एक लिखी क्योंकि एक मार्क में है, मिलेगा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जो पूछा है कि जिसमें ये यूज हो रहा हो, इसमें ये यूज हो रहा है, लिख दिया, बात खत्म। अंडरस्टूड। ओके, तो कॉल्बेज रिएक्शन देखी, राइमर-टाइमन रिएक्शन देखी। देखो ये सैलिसिलिक एसिड मिल गया है हमें, और यहां पर हमें मिल गया है सैलिसाल्डिहाइड। डन। ओके, क्या किया, फिर से राइमर-टाइमन रिएक्शन देखते हैं। क्या किया हमने, फिनॉल लिया था सबसे पहले, फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म लिया है, क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH लिया है। इसका क्या हुआ, तो जो Na है ना वो ऊपर जुड़ जाने वाला है। ओके, तो वहां OH का H हट गया और वहां पे आ गया Na, और ये जो CHCl3 है उसमें से CHCl2 ऑर्थो पे चला जाएगा। ओके, तो ऑर्थो पे आ गया CHCl2, ये हमारा इंटरमीडिएट है। ओके, अब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ की, तो ये जो CHCl2 है, ओके, वहां पर हमारा क्या आने वाला है, CHO। CHCl2 है तो CH को पकड़ो, Cl2 को निकालो। ओके, और वहां पे हमारा कौन आ जाएगा, OH। ओके, OH मतलब O आ जाएगा, तो CHO हो गया ना, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो ये हो गया हमारा CHO। डन। ये CHO हो गया। अब इसकी रिएक्शन सपोज एसिड के साथ करवा दी, HCl के साथ करवा दी, तो Na और Cl अलग हुए, एक H यहाँ जुड़ गया, तो OH और CHO बन गया सैलिसाल्डिहाइड। डन, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। कल ही हमने देखा था कि फिनॉल में ये सब हमने OH बॉन्ड तोड़ रहे थे अब तक, और हमने बोला था कि फिनॉल में कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता नहीं है, सिर्फ एक केस में टूटता है, और वो एक केस ये रहा। ओके, अब तक हम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे थे, OH बॉन्ड तोड़ रहे थे, यहां से H हटाया, हर जगह H हटाया, OH बॉन्ड तोड़ रहे थे। अब हम कौन सा बॉन्ड तोड़ने वाले हैं, C और O का बॉन्ड तोड़ने वाले हैं। ओके, कहां गया, ये रहा। तो जिंक डस्ट, फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन, बनता क्या है, बेंजीन बन जाता है ऑन हीटिंग विद द जिंक डस्ट। जो जिंक की डस्ट होती है, पाउडर होती है, उसके साथ रिएक्शन करवाई, तो ये जो तुम्हारा कार्बन है, फिनॉल का कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। ओके, नहीं तो हमें वापस अल्कोक्सिसाइड, फिनॉक्साइड जैसे ही कुछ मिल जाता। सोडियम होता तो सोडियम फिनॉक्साइड, जिंक होता तो जिंक फिनॉक्साइड। कब, जब OH बॉन्ड टूटता तब। अब OH बॉन्ड नहीं टूट रहा है, डायरेक्टली C और O बॉन्ड ही टूट जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा C होगा, C और O बॉन्ड टूट गया मतलब क्या है, डायरेक्टली वो तो अलग ही हो गए, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, बेंजीन। सिंपल है। ओके, तो ये रिएक्शन, फिनॉल में CO बॉन्ड टूटे, फिनॉल में हमें सारे OH बॉन्ड ही तोड़ने हैं। अल्कोहल में हमने OH CO दोनों तोड़े, लेकिन फिनॉल में सारे के सारे हमें OH बॉन्ड ही तोड़ने हैं। सिर्फ एक ही वन एंड ओनली वन रिएक्शन है जिसमें फिनॉल का C और O बॉन्ड टूटे, वो है ये वाली जिंक डस्ट वाली, जिसमें बनेगा बेंजीन। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस, क्रोमिक एसिड K2Cr2O7 नहीं लिया है हमने, क्या लिया है, Na2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो ये क्या हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट, K2 की जगह Na2, एक ही ग्रुप के तो है दोनों।
ओके, तो K2Cr2O7 की जगह Na2Cr2O7. ओके, सो विथ द क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट डाइकीटोन मतलब दो कीटोन मिलेंगे, एकदम खतरनाक वाला, जो मतलब हमें देखना पड़ेगा, अच्छा ऐसा बनता है. ओके, थोड़ा विचित्र टाइप, स्ट्रेंज टाइप हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन. कीटोन है ना, तो इसीलिए क्या है बेंजीन, तो बेंजोक्विनोन उसका कॉमन नेम है. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर phenols are slowly oxidized to dark colored mixtures containing quinones. तो एयर की प्रेजेंस में फिनोल अगर रखा हुआ है, एयर की प्रेजेंस है, सो स्लोली ऑक्सीडाइज टू, वो धीरे धीरे ऑक्सीड, एयर है मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो धीरे धीरे फिनोल का क्या होता जाएगा, ऑक्सीडेशन होता जाएगा, और ऑक्सीडेशन होता जाएगा तो वो डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स बनते जाएंगे, मतलब कीटोन बनता जाएगा. वो तो कल ही हमने देखा था ना, अल्कोहल भी लिए थे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो दो ही चीज मिल रही थी हमें, एक तो अल्डिहाइड मिल रहा था और दूसरा कीटोन मिल रहा था. अल्डिहाइड तब मिल रहा था जब प्राइमरी अल्कोहल लिया था, और कीटोन तब मिल रहा था जब सेकेंडरी अल्कोहल लिया था. याद आया, थर्ड में तो होता ही नहीं था, अल्कीन बन जा रहा था. ओके, टर्शरी अल्कोहल लिया था तब, कल हमने जो डिस्कस किया था. तो वैसे ही यहाँ पर वही चीज है क्या, कि प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, उसके अकॉर्डिंगली बनेगा. ओके, तो यहाँ पर हमारा बोला ही है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो फिनोल होगा, उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, तो बनेगा क्या, अल्डिहाइड और कीटोन ही बनेगा. ओके, और उसका और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. वही सीक्वेंस है हमारी, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ऑक्सीडेशन करके और ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड. डन. ओके, तो वही चीज है, और बोला गया है क्विनोन्स मिलेगा. तो फिनोल है, क्रोमिक एसिड के लिए हम ले लेते हैं पहले तो सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4, तो इसलिए उसको यहाँ से H आ जाएगा, यहाँ से क्रोमेट आयन आ जाएगा, सो क्रोमिक एसिड बोला हुआ है Na2Cr2O7 H2SO4. तो हुआ क्या है, देखो यहाँ पर एक O यहाँ पर नीचे, एक O यहाँ पर ऊपर, एंड दिस इज नॉट, क्या बोल सकते हैं हम, कि ये डायरेक्टली अब फिनॉल नहीं रहा, फिनॉल की रिएक्शन हो गई है, तो अब जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, बेंजोक्विनोन. क्या है, बेंजोक्विनोन, क्योंकि बेंजीन दो क्विनोन है, एक और दो, बेंजोक्विनोन. डन. ओके, जहां तक मुझे याद है अराउंड 2008 के आसपास पूछा था कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं पूछा था. पूछा ये था कि राइट डाउन, एक मार्क में राइट डाउन दी IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. कितना घुमाया देखो, डायरेक्टली नहीं पूछा, बेंजोक्विनोन भी नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं. क्या बोला, राइट दी IUPAC, मतलब NCERT छपी हुई होनी चाहिए हमारे दिमाग में. ओके, राइट दी IUPAC, एग्जैक्ट 2008 तो नहीं पता, बट उसके आसपास ही था कोई ईयर. राइट दी IUPAC नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स. ओके, तो सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या बोलेंगे हम कि से 2 पे है ना, और साइक्लोहेक्सेन बोल दो तो साइक्लोहेक्सा 2 पे अल्किन है और 4 पे अल्किन है. हाँ नहीं, 4 पे कहाँ है, 2 पे है, 1 2 3 4 5 पे है, 2 5 पे है ना, हाँ 5 पे है, 2 5 1 2 5 डाइन 1 4 डायोनो. ये है उसका यूपीएससी नेम. क्या, साइक्लोहेक्सा 2 पर ये डबल बॉन्ड यहाँ आया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, तो 2 5 डबल बॉन्ड का इन. ओके, तो डाइन, और 1 4 कीटोन डाई 1. डन. एक मार्क में पूछा था. अब देखो हम यहाँ पे बोल दे बेंजोक्विनोन बनता है. ओके, बट बेंजोक्विनोन का यूपीएससी नाम हमें लिखना आना चाहिए.
डन, समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये अराउंड 2008 में पूछा गया था, मुझे याद आया इसलिए बता दिया। ओके, लेकिन है इजी, कुछ नहीं है ना उसमें क्या है? ओके, तो क्या किया हमने, देखो कोलबेज रिएक्शन देखी, राइमन टाइमन देखा, ऑक्सीडेशन देखा। तो ऑक्सीडेशन में भी हमने क्या लिया है, K2Cr2O7 नहीं लिया है, Na2Cr2O7 लिया है, H2SO4 लिया है। फिनॉल में से डायरेक्टली हमारा बन रहा है बेंजोक्विनोन। ओके, मतलब क्या, तुम याद रख लो, ऊपर और नीचे डबल बॉन्ड है, डायोन है ना, डाइऑन मिल रहा है, कीटोन मिल रहे हैं दो, एक तो पैरा पे और दूसरा भी पैरा पे, दोनों एंड पे ओ लगे हुए हैं और बीच में दो बॉन्ड है, इन है, डाइइन है। ओके, तो वो है बेंजोक्विनोन और साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइइन 1,4 डायोन। डन, तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनॉल। दैट्स इट। ओके, तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल जो हमने आज देखी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। इसमें से एक पकड़ के भी पूछ लेते हैं, 2-2, 3-3 मार्क में, या फिर ज्यादा मार्क में पूरी थियरी भी पूछ ले, और 1-1 मार्क में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। तो पहला हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने नाइट्रेशन देखा, जिसमें हमने हेलोजिनेशन देखा। ओके, 2 देखे। देन उसके बाद हेलोजिनेशन भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि ब्रोमीन वाटर के साथ भी वो रिएक्ट करता है, जिसमें से वो HBr निकल जाएगा। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और जैसे नाइट्रेशन में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता था, वैसे ही यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। ओके, डन। तो ये हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। देन कोल बेस रिएक्शन, तो ब्रोमीन वाटर मतलब वो तो हेलोजिनेशन में ही अंदर ही आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ही अंदर आ गया। अब सेकंड है हमारा कोल बेस रिएक्शन। ओके, तो वहां तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड चाहिए, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए सिंपली NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, और CO2 एंड H+ के प्रेजेंस में यहाँ पर हमें सैलिसिलिक एसिड मिल गया। वो सैलिसिलिक एसिड मतलब कोल बेस सैलिसिलिक एसिड, ऐसे ही याद रख लो। कोलबे सैलिसिलिक एसिड मतलब तुम्हें पता चल गया, तुमने याद रख लिया कि कोलबे रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, सैलिसिलिक एसिड। कोलबे सैलिसिलिक एसिड, वैसे पूरा याद रख लो ऐसे। ओके, देन से राइमन टाइमन सैलिसल्डिहाइड। राइमन टाइमन सैलिसल्डिहाइड मतलब राइमन टाइमन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, सैलिसल्डिहाइड है। डन, वैसे याद रख लो। ऐसे ये सब ऐसे बोलते रहोगे तो याद रह जाएगा, अटपटा ही बनाओ, अटपटा जल्दी याद रह जाएगा। ओके, तो राइमन टाइमन सैलिसल्डिहाइड, देखो नाम ही, एक तो उसका नाम थोड़ा अटपटा है, एंड सैलिसल्डिहाइड। ओके, और से कोल बेस सैलिसिलिक एसिड। ओके, वैसे कुछ भी याद रख लो, तो मतलब प्रोडक्ट वो अपने हिसाब से, ये तो मैंने ऐसे ही अभी जो मुंह में आया वो बोल दिया, लेकिन याद रखने के लिए जैसे याद रखना है वैसे रख लो। ओके, चलो, राइमन टाइमन रिएक्शन देखा हमने। देन जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन देखी। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर CO बॉन्ड टूटता है और किसी में CO बॉन्ड नहीं टूटता फिनॉल का। ऐसे भी पूछा जाता है कि 1 मार्क में राइट डाउन दी केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीवेज ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऐसे। ओके, तो हमें जिंक डस्ट के साथ जिंक ऑक्साइड बाहर निकाल बन गया तुम्हारा। ओके, तो जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया और बेंजीन बन गया। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑक्सीडेशन, जिसमें हमें बेंजोक्विनोन मिलता है Na2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके। तो बेंजोक्विनोन भी हमने याद रख लिया है, क्या पैरा पे ऑर्थो मतलब कीटोन लगा देना है, तो डबल बॉन्ड हो, और ये बीच में जो है वहां पर डबल बॉन्ड अल्कीन है, वो है बेंजोक्विनोन। वो IUPAC में भी हमने देखी है। डन। तो ये थी पूरी हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल आल्सो एंड फिनॉल आल्सो। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी की बात की थी, बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, वैसे ही केमिकल रिएक्शन हमने अल्कोहल और फिनॉल की देखी। अंडरस्टूड? ओके।